हेलो एवरीवन, ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है जो 2018 में डीएसएसपी का एग्जाम हुआ था, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट एडेड क्वेश्चन। इसमें हमारी मेनली साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। साइकोलॉजी में हमारा थ्योरी का पार्ट भी आता है इसमें, जैसे हमारी जो लर्निंग थ्योरी है, टीचिंग थ्योरी है, जैसे जैसे कि अ, हमारी जीन पियाजे की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इस तरीके से इसमें जो साइकोलॉजी बेस्ड जो हमारा पार्ट होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा उसी में से आए, नहीं। इसमें किसी भी सब्जेक्ट को ये इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैथ है, साइंस है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ये एज ए साइकोलॉजी की फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे कि इस मैथ के इस क्वेश्चन में, मैथ के इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप कौन सी साइकोलॉजी यूज करेंगे, इस तरीके से। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि जो बी पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक होता है। तो आज की इस पार्ट में हम 120 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व करेंगे, 101 से लेकर 120 तक। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश हैज एस्टेब्लिश्ड a close relationship between the growth of thinking and the development of mathematical concepts। सबसे पहली बात तो डीएसएसपी में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप मैक्सिमम, मतलब ये शो करें कि क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार पढ़ें और कम से कम 1 बार तो पढ़ना ही होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। और ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे हर रोज 10 क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन की। जब आप टाइम सेट करके प्रैक्टिस करेंगे कि इतने टाइम में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, सिलेबस ज्यादा होता है। तो डीएसएसबी ऐसे ही सॉल्व नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। नॉलेज से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि मान लो किसी टॉपिक की हमें नॉलेज है, हमें आता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि एक मैनेजमेंट, हमने एक टाइम शेड्यूल नहीं बनाया था। तो क्वेश्चन पे आते हैं। has established a close relationship between the growth of thinking and the development of mathematical। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं आ सकते, कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं। जैसे मैथमेटिकल कंसेप्ट में एक क्लोज रिलेशनशिप बनाता है, किस किस के बीच में? थिंकिंग के ग्रोथ के बीच में और मैथमेटिकल कंसेप्ट के डेवलपमेंट के बीच में। मतलब हम किसी चीज को सोच रहे हैं, किसी चीज के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, और मैथमेटिकल कंसेप्ट का जो डेवलपमेंट है, उन चीज के बीच में क्या ऐसी चीज है जो रिलेशनशिप को और बढ़ाता है? जैसे रिसर्च, टेस्ट, इक्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। टेस्ट क्या करेगा? हमारा इवेल्युएशन करेगा कि हमने क्या सीखा है। डेमोन्स्ट्रेशन ये एक तरीका हो गया मैथ को पढ़ाने का, एक ये टीचिंग मेथड हो गया। इक्वेशन हमारा एक टूल हो गया। तो बचा क्या? रिसर्च। तो रिसर्च एक ऐसी चीज है, यानी किसी चीज पे रिसर्च हमने किया है, इनोवेशन किया, हम उस चीज को रिसर्च कर रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रिसर्च है वो एक क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है किसके? ग्रोथ ऑफ थिंकिंग एंड द डेवलपमेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a child strikes balance between the two processes while trying to internalize the perceived object takes place। देखिए, ये चार आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुने होंगे। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन होता है समावेश करना। एसिमिलेशन होता है समावेश, मतलब आप अपनी पुरानी चीज के साथ किसी नई चीज को ऐड कर रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। एकोमोडेशन होता है कि हमने पुराने जो हमारा स्कीमा था उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया और नए वाले को हमने अपना लिया। अडेप्टेशन, आपको पता है, ये वर्ड से ही पता चल रहा है, अडॉप्ट करना किसी नई आइडिया को। और एक्विलिब्रेशन होता है एडजस्ट करना, पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज को एडजस्ट करना। मतलब हमें पुरानी नॉलेज को भी नहीं छोड़ना है, उसका भी यूज करना, और नई वाली को भी उसमें एडजस्ट करना है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। व्हेन ए चाइल्ड स्ट्राइक्स बैलेंस बिटवीन, स्ट्राइक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस के बीच में, और साथ के साथ वो क्या कोशिश कर रहा है? जो प्रिसीव्ड ऑब्जेक्ट, यानी जो उसके पहले से जो नॉलेज है उसको इंटरनलाइज कर रहा है, मतलब उसको भी वो साथ के साथ उसमें जोड़ रहा है। तो ये इक्विलिब्रेशन हो गया हमारा। द concurrent operational period in a child's cognitive development period is from। ये देखिए, ये हमारी जो कॉग्निटिव थ्योरी है जीन पियाजे की, उससे आ गया क्वेश्चन। तो आपको तो ये जो थ्योरी आपको पढ़नी है, और सबसे दो चीजें इसमें मेन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके इसकी चारों स्टेज
के बारे में पता होना चाहिए, इनके सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, इनके सीक्वेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी जो ये जीन पियाजे की जो थ्योरी है, इसमें आपको इनमें दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है हमारे जो इसकी स्टेज है, ठीक है, और जो दूसरी है वो सीक्वेंस। सीक्वेंस, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि चार तो इसके स्टेज होती हैं, और जो सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब कि आप कौन सी स्टेज पहले है, कौन सी स्टेज दूसरी है और कौन सी स्टेज तीसरी है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, बर्थ से इन्होंने पूछा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो पीरियड है वो कौन सा होता है, ये इन्होंने पूछा है। तो बर्थ से 2 साल तक हमारा सेंसरी मोटर होता है, सबसे पहली स्टेज हमारी सेंसरी मोटर होती है। 2 से 6 साल का हमारा प्री ऑपरेशनल होता है। 7 से 11 हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल होता है, और 12 से ऊपर यानी 18 साल तक हमारा फॉर्मल ऑपरेशन होता है। तो इन्होंने पूछा कंक्रीट ऑपरेशन, तो सीधा सा जवाब हमारा बन गया 7 से 11। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिनकी नॉलेज अगर आपको है तो सबसे ज्यादा कम टाइम आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाना है। आपने एक बार पढ़ा कंक्रीट ऑपरेशनल है, पीरियड पूछा है, सीधा 7 से 11, बस, और कुछ आपको करना ही नहीं। सिर्फ एक चीज की ध्यान रखनी, इसमें नॉट और नॉट नहीं है, नॉट है, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। helping students to retain information through a visual and memorable stimulus is called। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि स्टूडेंट की हमें हेल्प करनी है इन्फॉर्मेशन को रिटेन, रिटेन यानी इन्फॉर्मेशन लेनी भी है और स्टोर भी करनी है माइंड में, किसके थ्रू, विजुअल एंड मेमोरेबल स्टिमुलस। स्टिमुलस आपको पता है, यानी एक टीचर होता है, हो सकता है स्टिमुलस, कोई टीचिंग एड हो सकता है स्टिमुलस। तो उस तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी कौन सा, डिस्क्रिप्शन नहीं, ये तो नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्शन यानी खड़े होकर हमें पढ़ाना है या किसी चीज के बारे में बताना है। इलस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकता। अब ये दो है, इलस्ट्रेशन या डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं डेमो के साथ, और इलस्ट्रेशन होता है विजुअल एक्सप्लेनेशन, यानी उस चीज को हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं या फिर प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है, इलस्ट्रेशन। तो जो सबसे बेटर होता है वही हमें चूज करना होता है, जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ नंबर्स, देखिए मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए साइकोलॉजी में। फॉर इफेक्टिव लर्निंग ऑफ नंबर कंसेप्ट द चिल्ड्रन नीड टू एक्वायर सम प्रिलिमिनरी कंसेप्ट कोड। देखिए अगर नंबर कंसेप्ट की हमें इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो चिल्ड्रन के पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जैसे कि मान लो हमने इसमें क्वेश्चन को हम दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की हमें अगर इफेक्टिव नॉलेज लेनी है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इन्होंने बोला है कि अगर नंबर कंसेप्ट की हमें इफेक्टिव लर्निंग करनी है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नंबर कंसेप्ट, ऑपरेशनल कंसेप्ट, मेजरमेंट कंसेप्ट या प्री नंबर कंसेप्ट। तो हमारा इसमें बेसिक यानी प्री आ जाएगा। डैश आर एक्सेप्टेड एज एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स लर्निंग प्रोसेस। देखिए एक्सेप्टेड यानी उनको स्वीकार किया गया है कि जो मैथमेटिक्स लर्निंग प्रोसेस का ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। क्या, कैलकुलेशंस, तो भाई इसमें तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो है। नंबर्स भी हैं, थ्योरीज भी। एरर्स यानी बच्चा गलती करके ही सीखता है, तो एरर्स को इन्होंने एसेंशियल पार्ट माना है किसका, मैथमेटिक लर्निंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव एक्सपीरियंस विच चिल्ड्रन फेस विद मैथ। देखिए नॉट ए नेगेटिव, दो चीजें नॉट नोट में पूछी है कि एक तो नेगेटिव एक्सपीरियंस और दूसरा नहीं है, इनमें से कौन सा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है इनमें से जो बच्चा है वो मैथ सीखने में। देखिए मैथ तो इन्होंने वैसे ही जोड़ दिया सब्जेक्ट, क्वेश्चन मेनली क्या है, साइकोलॉजिकल। अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट, ये तो नेगेटिव एक्सपीरियंस है। लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल से भी है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स तो है ही, तो नन ऑफ द अबव। कई बार आंसर हमारा नन ऑफ द अबव भी आ सकता है, तो इसमें कभी भी पजल या कंफ्यूज मत होना कि नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाइल्ड थिंकिंग बिगिंस विद द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड किसके साथ, तो चाइल्ड की जो सोच है वो किसके साथ शुरू होती है, तो परसेप्शन बनाता है, वो दूसरा महसूस करता है। जिस चीज को वो महसूस करेगा, जिस चीज से उसके साथ इमोशंस जुड़ेंगे
वहां से जो उसकी थिंकिंग है शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू पियाजे, देखिए पियाजे फिर आ गया है। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत ही मेन थ्योरी है, ये आपको मतलब टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू पियाजे, न्यूबॉर्न्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इंटायरली थ्रू बिहेवियर। मतलब जो नए बच्चे जो नवजात जो शिशु होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन से बिहेवियर के थ्रू, रिफ्लेक्सिव, इमिटेटिव। इमिटेटिव तो भाई नया बच्चा क्या करेगा, लर्न उसने तो अब तक तो क्या सीख चुका है। अडेप्टिव, अडेप्टिव तो वो जब करेगा जब उसकी जो साइकोलॉजिकल जो उसका लेवल है थोड़ा अप होगा। तो इसमें आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिकल होता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है कि ये नेचुरल बिहेवियर आता है उसका अंदर से। अर्ली इमेजिनेटिव फियर्स डिसअपियर बाय द एज ऑफ, ये आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको लर्न होनी चाहिए कि जो इमेजिनेटिव फियर है यानी हमारे जो दिमाग में जो डर होता है कि हाँ ऐसा हो गया तो मैं ऐसे हो जाऊंगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों में डर होता है ना किसी चीज को लेके कि मैं बाहर जाऊंगा तो ये वहां पे काल अंधेरा है तो काला भूत होगा, इस तरीके का जो डर होता है वो कौन से एज में आके गायब हो जाता है, 10 साल की एज में। Next question. The purpose of is to mobilize the resource of the child and make energy available for activity in order to meet the new situation. मतलब ये जो इन चार में से जो इनका जो पर्पस होता है वो क्या करना होता है कि बच्चे का जो रिसोर्स है उसको मोबिलाइज करना है, यानी उसको और एक्सपेंड करना है, उसको बाहर निकालना है। एंड मेक एनर्जी अवेलेबल फॉर एक्टिविटी, और बच्चे में एनर्जी हमें डालनी है ताकि बच्चा उस काम को करने के लिए क्यूरियस हो जाए। मतलब पैशनेट हो जाए उस काम को करने के लिए फॉर एक्टिविटी। तो हम क्या कर सकते, प्रेशर तो डाल नहीं सकते, ना टेंशन दे सकते, ना एग्रेशन कर सकते हैं, तो मोटिवेशन। द नॉलेज ऑफ डैश एंड एनवायरनमेंट, ये देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। एनवायरनमेंट के साथ साइकोलॉजी में हमेशा हेरिडिटी जुड़ती है, तो इसको तो बगैर सोचे आपको लगा देना है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आगे पढ़ने की आपको नीड नहीं है। डैश occurs when there is orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience। देखिए दो कंसेप्ट हमारे साइकोलॉजी में आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, जो हमारी ग्रोथ है वो फिजिकल अपीयरेंस से जुड़ी होती है, और जो डेवलपमेंट है वो हमारा इमोशंस, फीलिंग, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है। तो इन्होंने यहाँ पे मैचुरेशन, मैच्योर और एक्सपीरियंस की बात की, तो ये डेवलपमेंट हो गया। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, देखिए डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है सिफेलोकॉर्डल यानी हेड टू टेल, प्रॉक्सिमो डिजिटल सेंटर टू आउटवर्ड, ये दोनों ही हमारी डेवलपमेंट की डायरेक्शन है। तो बोथ ए एंड बी। Which of these factor is not an internal factor of growth and development। देखिए इंटरनल फैक्टर यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन सा एक फैक्टर है जो इंटरनली प्रभावित करता है। तो नोट पूछा है कि नहीं है इनमें से, हेरिडिटी तो इंटरनल है हमारा, इंटेलिजेंस भी इंटरनल, इंटेलिजेंस भी इंटरनल है, इन्वायरमेंट इन द ये इन आ गया, इन द वोम ऑफ द मदर यानी ये भी इंटरनल है। तो बचा क्या, सोशल नेचर। द क्रॉवलिंग माइलस्टोन ऑफ एन इन्फेंट अकर्स ड्यूरिंग, तो माइलस्टोन मतलब होता है कि वो बिल्कुल क्रॉवलिंग करने में, यानी जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं गुडलिया चलना, घुटनों के बल चलना, वो माइलस्टोन कब आता है, 2-3 मंथ का बच्चा तो भी क्या क्रॉवलिंग करेगा, उसको तो बैठना भी नहीं आता होता ढंग से। 4 से 6 मंथ का बेबी सीख रहा होता है क्रॉवलिंग करना, लेकिन माइलस्टोन है वो आता है हमारा 7 से 10। 15 से 18 मंथ का बच्चा तो भी पैदल चलने लगता है, तो बचा क्या, 7 से 10 मंथ। इट कैन बी सैड दैट इन मैथमेटिक्स, ये देखिए मैथमेटिक्स साइकोलॉजी में बहुत आ रहा है। इट कैन बी सैड दैट इन मैथमेटिक्स ट्रूथ कैन बी एस्टेब्लिश, देखिए ट्रूथ के साथ हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, लॉजिक। मतलब ये क्या लॉजिक है तेरी बात का, तो लॉजिक। द ऑथर हु रोट द बुक मैथमेटिकल डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो इन क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना ही अच्छा होता है, क्योंकि डीएसएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 आपके एक सही मार्क्स के जो सही क्वेश्चन के जो मार्क्स वो कट जाते हैं। वैसे मैंने इसका आंसर सर्च किया है तो ये है जॉर्ज पोलिया। लर्निंग मैथ्स, लर्निंग मैथ्स इज अ मीन्स टू डेवलप लॉजिकल, तो थिंकिंग आ गई, लेकिन और क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मापनी है या क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वालिटेटिव। डैश थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड पोजिंग प्रॉब्लम। पोजिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करते करते दूसरी प्रॉब्लम ले आना। मतलब किसी क्वेश्चन का आप आंसर सर्च कर रहे हो, एक और आंसर आप ले आए,
मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, तो ये होती है हमारी एनालिटिकल थिंकिंग। तो आज के इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इनसे हमने क्या क्या टॉपिक हमारे निकल के आए। एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निकल के आया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और जीन पियाजे की थ्योरी। और हमारे जो पेडागोजिकल क्वेश्चन थे वो थे हमारे मैथ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।